सभी बंधुगण को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है आधुनिक काल। आधुनिक काल को बच्चन जी ने 3 भागों में विभक्त किया है। नवजागरण काल, स्वच्छंद तारावाद युग, उत्तर स्वच्छंद तारावाद युग। आइए हम इसको पढ़ते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। नवजागरण युग, जिसे हम 1857 से 1920 तक होगा, ठीक है। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर से देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1900 के दशक से मानते हैं, ठीक है, 1900 से अब तक। स्वच्छंद तारावाद युग 1920 से 1938 तक माना जाता है, ठीक है। उत्तर स्वच्छंद तारावाद युग 1938 के बाद का काल। नवजागरण युग रखा है जो 19वीं सदी से शुरू होता है। आइए हम पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन सारे देश में एक साथ नहीं फैला, उसी प्रकार नवजागरण भी देश के किसी अचल में पहले आया और किसी अचल में बाद में आया। मतलब किसी क्षेत्र में पहले आया, किसी क्षेत्र में बाद में आया, ठीक है। सबसे पहले उसका अरुणोदय बंगाल में क्षितिज हुआ था। सबसे पहले जो ये नवजागरण काल हुआ, आधुनिक काल हुआ, बंगाल में देखने को मिला। एससी सरकार के अनुसार सन 1757 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और बंगाल के नवाब की पराजय होती है। यद्यपि अभी बंगाल को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं गया था, किंतु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। सन 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वह भी आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से मानते हैं, 1856, ठीक है। 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य का भी अभिन्न अंग बन गया। जो अवध था ना, अवध पूर्वी हिस्सा, वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गया था। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। हिंदी भाषी क्षेत्र, विशेषतः उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष से आधुनिक काल का शुभारंभ माना जाता है। यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100-200 वर्ष बाद की बात बता रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया। कुछ अंग्रेज विल्सन और शेक्सपियर आदि देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती थे। यानी कुछ लोग मतलब अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी देशी भाषा में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी बात कर रहे थे, और कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे रहे थे, ठीक है। शिक्षा समिति में एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने सन 1841 में कहा था, यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना है, यानी विकास करना है, तो हमें उसे देशी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है। जो विवेकानंद थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों को रीढ़हीन व्यक्ति कहा है, ठीक है। आइए हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ में क्या लिखा है। खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले खड़ी बोली की रचनाएं मिलने लगती हैं। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो गद्य साहित्य था, गद्य साहित्य आदिकाल में भी था। उससे कई कवि सहमत नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कवि आधुनिक काल में ही गद्य की रचनाओं को मानते हैं। आधुनिक काल में ही गद्य की रचनाओं को मानते हैं। आगे इसके प्रचार और प्रसार का उल्लेख पुस्तकों के आरंभ में किया जा चुका है। इसकी यात्रा के पद चिन्ह सिद्धों नाथों की बानियों, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, उड़ीसा के संतों की रचनाओं, हिंदी के निर्गुण कवियों के पदों पर अंकित हैं। देखो आ गया ना, सिद्धों और नाथों की बानियों में गद्य साहित्य मिलता है।
ठीक है, मैंने कहा ना भक्ति काल 14 से 15वीं शताब्दी में दक्कनी हिंदी में भी गद्य के नमूने मिलते हैं। इन नमूनों को गेशु दराज के मिराजुल आशकीन और वजही के सबरश में देखा जा सकता है। वजही की भाषा बोलचाल के अधिक निकट है। ठीक है, जो वजही की भाषा है वह बोलचाल के अधिक निकट है। अब हम थोड़ा खड़ी बोली पर भी देख लेते हैं। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की टकसाल से निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाका मुंशी लल्लूजी लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। लल्लूजी लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब आगे, अब अगला है स्वच्छंद तारावाद युग। ठीक है, यह 1920 से 1938 तक माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्यों का हो या भारतीयेतर साहित्यों का, वे काल हैं रीतिकाल और छायावाद काल। रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में तो कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है। कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया गया है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जा सकता। आधुनिक काल के पहले चूँकि गद्य साहित्य नहीं था, इसलिए यह समस्या भी नहीं थी। कुछ लोग इस कालखंड की कविताओं को छायावादी तथा नाटक, कहानी आदि को स्वच्छंद तारावादी कहते हैं। इतिहास की अपनी व्यवस्था है कि किसी एक कालखंड को मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दें। इस समय के इस साहित्य को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंद तारावाद। इस कालखंड के बाद कवियों, कथाकारों, आलोचकों का दावा है कि वे छायावादी मनोवृत्ति से उबर चुके हैं, पर स्वयं छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द में से मोहमुक्त क्यों नहीं होते। अगले प्रश्न में है, रामचंद्र शुक्ल इसे रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद भी कहते हैं। अब तो कदाचित इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि जो छायावाद नाम प्रचलित है यह वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का है। इसका दूसरा पक्ष प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद है। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषा की काव्यशैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतम प्रेमगान ही करता रहा है। दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। देखो, ये कह रहे हैं छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य को आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद होगा। वस्तुतः आध्यात्मिक छाया का भान सब मिलाकर शुक्ल जी का प्रतिबिंबवाद ही है। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो भी यही कहते हैं। ठीक है, छायावाद को उन्होंने द्विवेदी युगीन इतिवृत्त कथात्मक की प्रतिक्रिया माना है। अतः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। नगेंद्र के इस कथन के मूल की छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। देखो, नगेंद्र कौन है? डॉक्टर नगेंद्र ने भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, डॉक्टर जो नगेंद्र है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके जो साहित्य है, इनके साहित्य को गद्य साहित्य छठा साहित्य माना है। आदिकाल का छठा साहित्य गद्य साहित्य माना है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। इसी की प्रतिध्वनि है। किसी की प्रतिक्रिया में लिखा गया काव्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता
शुक्ल जी छायावाद को सच्चे स्वच्छंदवाद यानी श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी की काव्यधारा से काटकर अलग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वह अपनी परंपरा में कटा हुआ काव्य है। इसे सिद्ध करने के लिए वे इस पर अभारतीयता का आरोप लगाते हैं। अपनी प्रचलित आलोचना पद्धति के अनुरूप वे छायावाद की विषय वस्तु को रहस्यवाद कहते हैं और काव्य शैली को चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद। अब उन्हें यह सिद्ध करना शेष रह जाता है कि इनकी वस्तु और शैली दोनों विदेशी हैं। आइए अब हम उत्तर स्वच्छंदवाद पर चर्चा करते हैं। इसका प्रारंभ 1938 से अब तक माना जाता है। नामकरण और समारंभ। उत्तर स्वच्छंदवाद काल पर विचार करते समय सबसे पहले दो समस्याएं सामने आती हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण क्या हो और इसका समारंभ कब और कब से माना जाए। पहले प्रश्न के उत्तर में इसे प्रगति प्रयोग काल कहा जाता है, यानी प्रगति प्रयोग काल कहा जाता है, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ठीक है, प्रगति प्रयोग काल कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा, आप उसको भी देख लीजिएगा। यूं प्रगति प्रयोग की शुरुआत स्वच्छंदवाद युग से ही हो जाती है और प्रगति प्रयोग की स्पष्ट प्रवृत्तियां उत्तर स्वच्छंद युग में ही उभरती है। प्रगति और प्रयोग पहले मिले जुले रूप में दिखाई पड़ते हैं, फिर उनमें अलगाव आ जाता है। दोनों ही वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता हो उठते हैं। दोनों में एक द्वंद्वात्मक रिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। प्रगतिवाद के कारण यहाँ एक ओर नई चेतना आई, वहाँ दूसरी ओर साहित्य यंत्रगतिक हो गया। उसके स्टालिनवादी आतंक में सच्चे साहित्य का निर्माण अनेक प्रकार से बाधित हो उठा और वह एक आयामी हो गया। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी सफलता असफलताओं के बीच से गुजर रहा था। कांग्रेस को नई दिशा देने के लिए सन 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। इसके नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू इसके प्रबल समर्थक थे। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति हुए प्रेमचंद्र। उसी वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का खुला समर्थन किया। संयोग है कि दोनों अधिवेशन लखनऊ में हुए। सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ अपने प्रारंभिक रूप में प्रयोगवाद का भी आगमन हुआ। फिर दोनों के मध्य लंबा संघर्ष। इसी बीच गांधी जी की नीतियों से कुछ लोग को ऊब होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी तो उनके विरुद्ध थी ही। अतः कुछ कवि प्रलय की पदावली में क्रांति गीत गाने और कुछ अपने व्यक्तिगत दुख की काव्य अभिव्यक्ति करने लगे। सन 1943 में देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के साथ ही देश को विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और गांधी जी की हत्या के उपहार भी मिले। इसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। सन 1962 में चीनी आक्रमण के कारण अपने ही आदर्श और नीति के प्रति देश का मोहभंग हो गया। मोहभंग की इन स्थितियों से लेखकीय मानस बुरी तरह प्रभावित हुआ। अस्तित्ववादी दर्शन ने कोड़ में खाच का काम किया।
बच्चन के समय में इधर उधर माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा आदि भी लिख रहे थे। इन लोगों की रचनाओं में वह युग प्रतिफलित होता दिख पड़ता है। 1930-1933 का स्वतंत्रता आंदोलन प्रखर हो उठा। क्रांतिकारियों की धड़पकड़ और उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना, कवियों की फक्काड़ना मस्ती क्रांतिकारी आंदोलन की देन है, तो निराशा, भाग्यवादी आदि सत्याग्रह आंदोलन की प्रतिध्वनि फिर भी गांधी का स्वर मंद नहीं था। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बच्चन ने छायावाद काल में ही लिखना आरंभ किया और अभी हाल तक वे लिखते रहे। उनके काव्य विकास को मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य, राजनीतिक सामाजिक काव्य की श्रेणी में राजनीतिक सामाजिक काव्य की श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। मधुकाव्य के अंतर्गत मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश आते हैं। मधुशाला सन 1935 में छपी, किंतु यह 1933 में ही लिखी जा चुकी थी। इस वर्ष उन्होंने इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन में सुनाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।